आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर 7 के पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट से हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। तो हिंदी भाषा का हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा लैंग्वेज, भाषा संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन भाषा का कॉन्सेप्ट क्या है, भाषा का अर्थ क्या है और भाषा की परिभाषा क्या है। यानी हम जब भी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसमें किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, निश्चित रूप से किसी न किसी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। तो उसका एक माध्यम जो है, जिस माध्यम से हम विचारों को एक दूसरे के बीच हम आदान प्रदान करते हैं, वही भाषा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचार विनिमय का प्रमुख साधन ही भाषा है। तो भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का जो है मानव निर्मित, भाषा का विकास, भाषा का निर्माण तो मानव ने ही किया है। तो भाषा विचार अभिव्यक्ति का मानव निर्मित वह सफल साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं और अपने विचार प्रदान करते हैं, दूसरों को देते हैं, वही भाषा है। इस प्रकार भाषा की परिभाषा बाबूराम सक्सेना ने दिया है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको अभिष्ट रूप में हम भाषा कहते हैं। भाषा के अंतर्गत भाव और इच्छा भी होती है। दूसरी परिभाषा दिया है स्वीट ने कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। इस प्रकार कुल मिलाकर के विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यदि हम देखते हैं तो भाषा का अर्थ हमारे सामने स्पष्ट होता है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का मानव निर्मित एक सफल साधन है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। तो इस प्रकार थोड़ा सा क्लिष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा विचारात्मा की मूक अथवा अध्वन्यात्मक बातचीत, ध्वन्यात्मक बनकर जैसे ही ओठों पर प्रकट होती है उसे हम भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का एक साधन के रूप में होती है, एक माध्यम होती है जिससे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब भाषा का प्रत्यय, कंसेप्ट उसका क्या है। जैसे भाषा का प्रत्यय में बहुत बड़ा महत्व है। जब हम किसी प्रत्यय का निर्माण करते हैं तो अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के विश्लेषण के आधार पर हम करते हैं, और कोई वस्तु हम देखते हैं तो उसका भाषा के माध्यम से ही हम उसका नामकरण करते हैं। नहीं तो भाषा के कंसेप्ट को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप यदि हम लेते हैं तो सर्वप्रथम कोई भी बालक किसी भी वस्तु को पहली बार देखता है, कोई व्यक्ति या बालक पहली बार देखता है जिस वस्तु से वह अनभिज्ञ है। जैसे एक बालक पहले अपने जीवन में कभी किसी कुत्ते को नहीं देखा है और पहली बार वह कुत्ते को देखता है
तो वह पूछता है यह क्या है। व्यक्ति के द्वारा या माता पिता के द्वारा उसे बताया जाता है कि यह कुत्ता है। तो एक कंसेप्ट उसके मन में, एक प्रत्यय का निर्माण हो जाता है और वह जब भी देखता है तो वह कुत्ता ही कह करके बुलाता है, बिल्ली नहीं। तो भाषा तो प्राय सभी की होती है, पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। भाषा के जैसा सामान्यतः है तो मुख्यतः दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, लेकिन एक सांकेतिक भाषा भी होती है जिसके माध्यम से पशु पक्षी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। प्राय देखा गया है कि पशु पक्षी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से, और मानव की भाषा को भी कुछ पशु पक्षी समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भालू है, बंदर है, मानव के इशारों पर वह नाचता है। पशु पक्षियाँ भी आप देखते होंगे कि कुछ पक्षियाँ हैं, जैसे गौरैया है, मुर्गी है, और भी पक्षियाँ हैं, अपने बच्चों को इशारों के माध्यम से बुलाती हैं और दाना चुगाती हैं। तो लेकिन ये पशु पक्षियों की भाषा में विचार नहीं होता, इसलिए इस भाषा का कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन मानव की जो भाषा होती है, वह मानव निर्मित जो भाषा होती है, उसमें विचार होता है, विचारों की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए इसकी भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये हो गया भाषा और भाषा का संप्रत्यय। अब हम जानेंगे कि जैसे भाषा और बोली, बोली क्या है और भाषा क्या है। बोली और भाषा दोनों विचारों के आदान प्रदान करने का साधन ही है, लेकिन बोली का क्षेत्र जो होता है वह सीमित होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्थानीय भाषा के रूप को हम बोली कह सकते हैं। एक भाषा में कई बोलियां हो सकती है, विभिन्न बोलियां होती हैं। तो इस प्रकार भाषा एक विस्तृत क्षेत्र है, भाषा का क्षेत्र एक व्यापक है और बोली का सीमित। व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली या व्यवहार की जाने वाली स्वरूप को, माध्यम को हम भाषा कहते हैं, और एक सीमित क्षेत्र में या स्थानीय क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। तब हो गया भाषा, भाषा का अर्थ, उसकी परिभाषा, और भाषा और बोली क्या है, इससे भी आपने भली भांति अवगत हो चुका। अब है लिपि, स्क्रिप्ट क्या है। किसी भी भाषा को लिखने में प्रयोग किए जाने वाले ध्वनि चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। लिपि के माध्यम से ही भाषा का अस्तित्व बना रहता है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों या संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहा जाता है। अब बात आती है ध्वनि की, साउंड। साउंड क्या है? यानी मानव जिसके द्वारा बोलता है, या जो वायु मुख विवर से निकलकर वाग यंत्रों से होती हुई विचारों की अभिव्यक्ति करती है, यानी विचारों को प्रकट करता है, उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। यानी मुख विवर से निकलने वाली प्राणवायु, जो वायु निकलती है बोलते समय, यानी वह वाग यंत्रों से घर्षण करती हुई एक ध्वनि या आवाज निकालती है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि के बिना हम किसी भी भाषा की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार किसी भी भाषा के अस्तित्व के लिए ध्वनि का होना अनिवार्य है। ध्वनियों के माध्यम से ही हम भाषा की अभिव्यक्ति करते हैं। अगला है
वर्ड, इसमें एक आता है वर्ड या अक्षर, लेटर। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे लघुत्तम छोटी इकाई है, या इसको प्रथम इकाई भी कहते हैं, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यानी अक्षर, यानी जिसका क्षर न हो, जिसका नाश न हो, उसे ही हम अक्षर कहते हैं। तो इस प्रकार अक्षर जिसका क्षर न हो वही अक्षर या वर्ण है, जिसके खंड नहीं हो सकते, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे पानी शब्द को हम लेते हैं तो पानी में दो ध्वनियां हैं, पा और नी, लेकिन इसमें वर्ण 4 हैं जिसके खंड नहीं हो सकते। प प्लस आ प्लस पा हो गया, न प्लस ई यानी पानी, इसमें 4 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार हम इसके खंड नहीं कर सकते। जैसे वर्ण है, क है, च है, ख है और अ है, आ है, ये जो ध्वनियां हैं, ये वर्ण है, इसको हम खंड नहीं सकते, इसके अलग टुकड़े नहीं हो सकते। यानी ये सबसे छोटी इकाई है जिसे हम वर्ण कहते हैं। तो आज हम बस इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भाषा की प्रकृति।